अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेडी न्यूज का मकबूल तरीन प्रोग्राम अवाम पूछती है। मैं हूं आपकी होस्ट सिद्रा इमरान। नाजरीन, पाकिस्तान का नया बजट आने वाला है और इस वक्त पूरे मुल्क की नजरें हुकूमत के मुआशी फैसलों पर लगी हुई हैं। अवाम ये जानना चाहती है कि क्या इस बार बजट में रिलीफ मिलेगा या फिर महंगाई का एक नया बोझ अवाम पर डाल दिया जाएगा। पेट्रोल, बिजली, गैस, आटा, चीनी, टैक्स, तनख्वाहें और कारोबार, हर तबका इस वक्त परेशान है और हर शख्स के जहन में एक ही सवाल है कि आखिर आने वाला बजट आम आदमी के लिए क्या लेकर आएगा। क्या सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफा होगा? क्या नए टैक्स लगेंगे? क्या बिजली और पेट्रोल मजीद महंगा होगा? और क्या हुकूमत वाकई महंगाई कम करने में संजीदा है? इन्हीं अहम सवालात पर हम गुफ्तगू करेंगे और आज हमारे साथ मौजूद है मारूफ तजज़ियाकार और माहिर मुआशियत डॉक्टर इब्राहिम मुगल। डॉक्टर साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के आने वाले बजट को आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखें जी, बजट जो है हर साल पेश करना हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी है। और बजट तो होता है कि आपकी आमदन क्या, आपका क्या तखमीना है साल भर के लिए और आपके अखराजात क्या होंगे। बजट को बेहतर तो फिर देखा जाए, इसके हुकूमत को 2 साल हो गए हैं कि इनकी अय्याशियों में, इनके नॉन डेवलपमेंट बजट में, इनके तायश में कोई तब्दीली आई हो, उसमें कोई बेहतरी आई हो। आप इस्लामाबाद देख लें, लाहौर देख लें, कराची देख लें, कोटा और पेशावर देख लें, कहीं भी नाम की बचत है। अगर हुकूमती पैसे का उजाड़ा जा रहा है उसको, तो उसमें बचत का किसी को भी कोई ख्याल नहीं है। मैं तो मौजूदा गवर्नमेंट के 2 साल देखते हुए अब जनरल आसम मुनीर साहब जो हैं फील्ड मार्शल, उनसे गुजारिश करने वाला था कि ये हुकूमत जो है ये अपने तौर तरीके ठीक नहीं कर रही। शहबाज शरीफ साहब भी शायद ब्लैकमेल हो रहे हैं, मरियम साहब भी शायद ब्लैकमेल हो रही हैं। लिहाजा आर्मी जो है कोई ये खुदा न खास्ता शजरे ममनुआ नहीं है, रियासत की बेहतरी की बात है। आप आगे बढ़ें। और सियासी हुकूमत बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में नाकाम है क्योंकि बाबू याशी रोकता नहीं है और सियासी हुकूमत खुसूसन नून लीग वाले, शरीफ खानदान वाले, ये बाबू पे कभी भी हाथ नहीं इन्होंने ना डाला ना डालेंगे। लिहाजा आर्मी को कल भी किरदार अदा करना है, आज भी करना है। लिहाजा आर्मी आगे बढ़ के किरदार अदा करे और खुसूसन कर्जा कहाँ से लेना है और उसका कहाँ इस्तेमाल है। देखे ना, आज 1 अरब 30 करोड़ का कर्जा मजीद IMF ने आपको दे दिया है और आज बाबू बगले में जा रहे हैं अय्याशी के, क्या माल आ गया उजाड़ो इसको, कोई उनको रोकने वाला ही नहीं। गवर्नमेंट अफसरान उजाड़ो इसको, 1 अरब 30 करोड़ आ गया। और जालमो, ये तो देखो कि आपकी तो अय्याशी हो गई, लेकिन कौम का हर बच्चा जो पहले 3,70,000 रुपए का मकरूज है, आज वो 4 लाख से ऊपर चला जाएगा इस कर्जे को डालने के बाद। तो किसी को इस चीज का ख्याल है? जब तक ये ख्याल नहीं सामने आता तब तक बजट को बेहतर तवक्को करना बजट से मेरे ख्याल में कोई ज्यादा मुनासिब बात नहीं। तो सर, जैसे अभी आपने कहा है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? हुकूमत के पास आवाम को रिलीफ देने की गुंजाइश है या वो ऐसे ही इसको निचोड़ते रहेंगे? देखें, हुकूमत के पास अवाम को रिलीफ देने की क्या गुंजाइश है? IMF 1 अरब 30 करोड़ आज दिया। IMF से मुखातब हूं मैं। IMF should write a letter to the Prime Minister of Pakistan that we have given you another installment of the loan, and today the total loan of the IMF is more than $11 billion. Today they have given another chunk of 1,030 crore rupees. IMF should now write a letter. If they don't write, then we will understand that they don't want the progress of Pakistan. IMF should write a letter to the Prime Minister of Pakistan and all the chief ministers that we want to see in Pakistan the total number of the government vehicles should not be more than 10,000. 2. There is a theft of the electricity. Theft of electricity in Pakistan is about 500 billion Pak rupees. IMF should write a letter. We do not tolerate
if it is more than 100 billion Pak rupees. 3, they should ask the government that you should increase the budget of the development, whereas government of Pakistan should cut 50% of the budget which is non-development. And the 4th, they should write a letter very straightforwardly that people of Pakistan, they are against IMF. Why IMF is asking you increase the price of every utility? Why IMF does not ask government of Pakistan that they should decrease their expenses? And when you are getting loan and spending on the expenses and lavish life, enjoy. So this is not acceptable to the Pakistani nation. And IMF must understand, today more than $11 billion, who will pay you if you will not ask the government of Pakistan that they should decrease their expenses, those expenses which are not making any construction, improvement, betterment in Pakistan's system. If IMF does not ask, IMF should even ask why Pakistan government is giving free oil, free vehicles, free electricity, free gas, free water, free house, free car maintenance, and the free drivers. They should ask why it is. It is not anywhere in the world. So why in Pakistan? If they don't write a letter, if the IMF doesn't write a letter, we will understand that IMF wants that Pakistan should be destructed. Sorry to say, but this will indicate if the IMF write a letter and then they should get it as implemented. Yes, right. सर आप बताइए ज़रा इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में, वो कौन कौन से हैं जिनके मुताबिक बजट बनाया जा रहा है? देखें बेटा, पाकिस्तान की जीडीपी थी $410 बिलियन. Yes. आज ये 3rd क्वार्टर क्लोज हो रहा है मार्च का, इस माली साल का, तो वो चल गई है $452 बिलियन पे. इंडिकेटर आपकी जीडीपी है, आपका ये जो स्टॉक एक्सचेंजेस होती हैं ये होती हैं, आपकी इन्फ्लेशन भी इंडिकेट काफी हद तक करती है. जो अगर डेवलपमेंट या इंप्रूवमेंट हुई है पिछले साल की निस्बत, तो पिछले साल की निस्बत इस साल गवर्नमेंट कहती है डिफरेंट है. इन्फ्लेशन इन द नेसेसिटी आइटम्स इज नेवर लेस देन 20%. अगर 20% से ज्यादा महंगाई हुई है और जो लोग दिहाड़ीदार हैं या काम करते हैं या जॉब करते हैं, उनकी तनख्वाहें 5% भी इन एक्चुअल नहीं बढ़ाई गई. तीसरी बात, स्टॉक एक्सचेंज भी अब फिर दोबारा बैठ रही है. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें आपने पिछले साल की निस्बत तकरीबन डबल कर दी हैं. एक्सपोर्ट्स इंडिकेटर है, आपकी एक्सपोर्ट पिछले 5 साल से उतनी है या उससे कम हो रही हैं. इंपोर्ट्स इंडिकेट करते हैं, इंपोर्ट्स आपकी इतनी बढ़ गई हैं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का फर्क जो है वो तकरीबन $30 बिलियन तक चला गया है. हाँ, हमारे हीरे हैं, हमारे जवाहर हैं, हमारे डायमंड हैं, वो पाकिस्तानी जो बाहर गए हुए 1 करोड़ के करीब, जो पाकिस्तान को महीने का तकरीबन $3.5 अरब भेज रहे हैं. खुदा न खास्ता उनमें कोई कमी आ जाए तो आप देखेंगी कि यहाँ खुदा न खास्ता वो तबाही आएगी कि पाकिस्तानियों को कोई पूछने वाला नहीं होगा. अल्लाह करे ऐसा मौका ना आए. इंडिकेटर बेहतर करने के लिए पंजाब की ज़राअत बैठ गई है, पंजाब की प्रोडक्शन बैठ गई है. पंजाब में इस मरतबा आपको वीट 20 से 30 मिलियन टन इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और इंपोर्ट करनी पड़ेगी, वो पड़ेगी आके आपको 4,000 रुपए फी मन. यूक्रेन से ले या कहीं से भी ले. बेहतर नहीं था कि यूक्रेनी किसानों को पैसा देने की बजाय आप अपने किसान को 4,000 देते और आपको इतनी गंदम पैदा कर देता कि आपको इंपोर्ट ना करनी पड़ती. मरियम साहबा जिद करती है, वो कहती हैं जो बाबू ने मेरे कान में फूंक मार दिया, विस्पर कर दिया है, मैं उस पर अमल करूंगी. जब इस तरह की रिजिडिटी हो तो फिर हालात में बेहतरी कैसे आ सकती है? बिल्कुल सर. ये जो टैक्स के हवाले से आपके क्या कहेंगे कि मजीद बढ़ेंगे या फिर इन पे इतनी रोक ही रहेगी? इस साल इन्होंने 14,000 अरब का टैक्स का हदफ रखा था. अब 5 जून को बजट आ रहा है, बताया जा रहा है, तो ये टैक्स का जो वॉल्यूम है उसे 16,000 अरब या उससे शायद थोड़ा ऊपर ले जाए. लेकिन हमारी
ایک خاص درخواست ہے, اسے ہائی لائٹ کیا جائے. دنیا میں امن کے لیے دنیا کے ممالک اپنی آرمی پہ, اپنی فورسز پہ اپنے جی ڈی پی کا تقریباً 5% خرچ کرتی ہیں. اگر ہماری جی ڈی پی 452 ارب ڈالر کی ہو گئی ہے تو 22 ارب ڈالر اپنی آرمی پہ, اپنے لیٹسٹ ایمبولینس, اپنا اس کے ایمونیشن پہ, اپنے لیٹسٹ اسلحے پہ, اپنے لڑاکا طیاروں پر, اپنے میزائلوں پر آپ کو جی ڈی پی کا 5% اگر خرچ کیا جائے تو وہ 22 ارب ڈالر بنتا ہے. یہ حکومت کبھی بھی نہیں ان کو دے گی 22 ارب ڈالر, کیونکہ 22 ارب ڈالر دینے سے سفید کپڑوں والے بابو کی عیاشی میں تھوڑا سا فرق پڑ جائے گا, اور وہ میاں شہباز کے کان میں کہیں گے کہ میاں صاحب ایسے مت کرو, اور میاں صاحب کہیں گے میں نہیں کرتا. لہٰذا پھر اگر یہ نہیں تو کم از کم اس سال پاکستان کی افواج پاکستان, ایئر فورس, نیوی یا اس طرح کے جو ادارے ہیں ان کے لیے 15 بلین ڈالر کے ایکول بجٹ میں پیسے رکھنے آپ کو چاہیے. دنیا میں آج وہی کامیاب ہے جس کا ڈیفنس کامیاب ہے. جو تنخواہ دار طبقے جو کہ مہنگائی سے پہلے ہی بہت پریشان ہیں اور ان کا بجٹ ہلا ہوا ہے, آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ کو کیا امکانات نظر آ رہے ہیں؟ تنخواہ دار طبقہ یہاں کوئی 45 لاکھ کے قریب ملازمین ہیں, 16-17 لاکھ ایسے ہیں جو پینشن لیتے ہیں. یہ ملا کر 60-65 لاکھ لوگ بن جاتے ہیں. میری حکومت کو تجویز یہ ہے کہ دونوں طبقوں کو بھوکا نہ مارے. کچھ ایسے جو آپ کو ریکوائرڈ نہیں ہے ان 45 لاکھ میں سے, ان کو 20 لاکھ آپ انہوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ارلی ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے لیکن آپ کو پینشن نہیں, ہم 5 سال کے لیے جو آج آپ کی تنخواہ ہے اس کے ایکول دیتے جاتے ہیں. گھر بیٹھے خرچہ مت کریں, 5 سال میں اپنا کوئی جاب ڈھونڈ لیں, اس کے بعد ان کی پینشن شروع کریں. باقی لوگوں کو پھر جو بچے آپ کے کو 25 لاکھ کے قریب, ان کی تنخواہوں میں گریڈ 1 سے لے کر 17 تک 25% اضافہ ہونا چاہیے, اور گریڈ 18 سے لے کر 22 تک 5% اضافہ ہونا چاہیے, کیونکہ 20, 21 اور 22 گریڈ کا جو طبقہ ہے وہ پہلے ہی بہت عیاشیاں کر رہا ہے, پہلے ہی بہت موجے مار رہا ہے, پہلے ان کی اولادیں جو ہے وہ عیاشیاں کر رہی ہیں. ان کی تنخواہ بڑھانا پاکستان کے غریب اور پاکستان کے غریب ملازموں کے ساتھ ظلم کے مترادف ہے. سر ان کے لیے کوئی خوشخبری ہے جو لوگ بہت زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں تنخواہ دار طبقے؟ میرا نہیں خیال کوئی خوشخبری اس طرح کی ہوگی کہ لفاظی ہوگی اور ان کو لپیٹ کے خوبصورت کاغذ میں پیش کر دیا جائے گا. الٹیمیٹلی جب آپ کو 16-17 ہزار ارب کا یہ بجٹ جو ہے ممکن ہے 22 ہزار ارب پہ چلا جائے, اور اس سے 16-17 ہزار ارب آپ ٹیکسوں میں لے رہے ہیں, لیوی اس کے علاوہ ہے, تو خوشخبری کیا آئے گی؟ یہ موت ہی آنی آج ہی آئے گی, کل آ جائے گی, کیونکہ موجودہ جو طرز حکمرانی ہے, ہاں شہباز شریف چاہتے ہیں بہتری آئے, مریم بھی چاہتی ہیں بہتری آئے, لیکن بابو ان کا بس نہیں چلنے دے رہے. ان کو بابو کو چیلنج کرنا پڑے گا, ریزن سے ان سے ڈائلاگ کرنے پڑیں گے. اگر نہ ان کے پاس کی بات ہو شہباز صاحب کی اور مریم صاحبہ کی, تو ہم بغیر تنخواہ کے, بغیر گاڑی کے, بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی عیاشی کے آپ کی خدمت, ہمارے اکراس بابو بٹھا دیں, ڈائلاگ ہوں گے, آپ دونوں سنیں, جو ڈائلاگ صحیح بات کرتا ہے اس پہ عمل کریں پاکستان میں. بالکل. سر مہنگائی کے بارے میں, پیٹرول, بجلی اور گیس مزید مہنگی ہو سکتی ہیں؟ جی یہ آج گیس کا پہلا جو شپ ہے یا ویسل ہے وہ آ گئی ہے قطر سے, اور لیکن دیکھیں نا, مبارک ہو قوم آپ کو, بجلی 1 پیسہ سستی کی تھی چند دن پہلے, اور 2 دن پہلے گیس 33 پیسے فی کلو گرام سستی کی گئی ہے. دیکھیں آپ کے منہ پر کس طرح کے تھپڑ مارے جا رہے ہیں. 33 پیسے فی کلو, یہ ایک سلنڈر پر تقریباً 3-4 روپے شاید بنیں گے. یہ کیا سستا کرنا ہوتا ہے؟ یہ تو مذاق کر کے غریب کو احساس دلایا جاتا ہے کہ تم پر سونا نان گرتا ہو, تمہیں ہم اسی طرح ڈیل کریں گے, کیونکہ تم پاکستان زندہ باد کہتے ہو, پاک فوج زندہ باد کہتے ہو. اس کی سزا دے رہے ہیں غریب کو. بالکل. سر کسان جو ریڑھ کی ہڈی ہیں ہمارے اس ملک کی, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ان کو کوئی ریلیف دیا جائے گا یا نہیں؟ کوئی نہیں. زراعت کا پتہ تو مریم صاحبہ نے کاٹ دیا ہوا ہے. شہباز شریف صاحب آج بھی چاہتے ہیں کہ زراعت میں بہتری کرے. مریم صاحبہ سے زراعت کی بہتری کے لیے جس رستے پر وہ چڑھی ہوئی ہے زراعت بہتر کرنے کے لیے, کچھ بھی نہیں ہوگا. شی از ویسٹنگ منی ایز ویل ایز دا ٹائم. ہاں یہ ضرور ہے, گندم کے اگلے سال کے نرخ
5,000 रुपए मन कर दे, मुंजी के निर्ख सुपर के 7,500 रुपए मन कर दे, गन्ने के 500 रुपए मन कर दे, DEA की निर्ख 14,000 वाली 16,000 में मिल रही है, उसके निर्ख 12,500 करे। यूरिया, जब यूरिया बनाने वाली कंपनियों को अपनी सुई गैस तकरीबन मुफ्त दी जा रही है, तो यूरिया के रेट भी गवर्नमेंट 3,000 रुपए बोरी करे। और अजनास के रेट, जैसे मैंने कहा, कपास का रेट कम से कम 10,000 रुपया मन करे हुकूमत, और किन्नों और फलों के रेट जो हैं वो भी इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाए। ये हो आपके प्राइसेस का फंक्शन हो, फिर आप प्रोडक्शन अगले साल चाहें तो 3 करोड़ टन करें गंदम की, 1 करोड़ टन करें सुपर की, और आप कम अज कम 5 से 10 यानी कि 50 से 60 लाख टन चीनी पाकिस्तान में पैदा करें, और उसे एक्सपोर्ट बिल्कुल ना होने दे। खा चौधरी मुनीर कहे या सलमान शहबाज कहे, इस तरह अगर प्रोडक्शन के टारगेट आप बढ़ाते हैं, और बाबू फिर जो है फेडरल लेवल का या प्रोविंशियल लेवल का उसे टारगेट दें कि अगर तुमने अचीव नहीं किया तो तुम घर जाओगे। अगर वो प्रेजेंटेशन उनकी जो है मत देखें, बोल जाते हैं मामलात को, इधर दें कि इधर तुम्हें हम बेनिफिट दे रहे हैं, इधर हमें रिजल्ट तो नहीं देते, तो उसे फर्क करें। बिल्कुल। और सर, डॉलर और महंगाई पर बजट के क्या असरात पड़ सकते हैं? देखें, डॉलर, चंद दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने कहा मेरी हुकूमत होती तो शायद, मैंने सुना है ऐसे कि 50 रुपए पर डॉलर होता। हम आज भी समझते हैं कि पैरिटी को अगर लिया जाए तो डॉलर कुछ ऐसी कुव्वतों ने पाकिस्तान में पकड़े हुए हैं कि जो उसे सस्ता नहीं होने दे रहे। अगर पैरिटी को देखा जाए तो आज डॉलर फिर ज़्यादा से ज़्यादा 240 से 250 रुपए फी डॉलर पाकिस्तानी रुपीस में होना चाहिए। इसी तरह जो पाउंड स्टर्लिंग है उसको भी 350, 350 से ऊपर नहीं जाना, 350 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और यूरो की भी यही कंडीशन है। प्रोपोर्शनेटली देख लें, हुकूमत को ये डैशिंग डिसीजन लेने पड़ेंगे, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों के पास डॉलर या फॉरेन करेंसी पड़ी है जो हुकूमत का बाजू मरोड़ देती है, उसे सस्ता नहीं होने देती। वैसे उसे सस्ता होना चाहिए, यही पाकिस्तान के लिए बेहतर। सर, अगर माशी सूरत हाल बरकरार यही वाली रही तो चंद महीनों में पाकिस्तान कहाँ खड़ा हो? माफी के साथ पाकिस्तान को तो, जिनके पास है पाकिस्तान, हमारे पास तो नहीं है, लेकिन गरीब को ये कब्र के करीब लगे हुए हैं, कब्र में धक्का दे देंगे, ये कब्र में धक्का दे देंगे। और मैंने आज एक शेर भी पढ़ा था कि मरियम साहबा, आप क्या जाने गरीब आदमी को रोटी खा रही है, जबकि होना ये चाहिए था कि गरीब आदमी रोटी खाता। तू की जाने मरियम साहबा, रोटी बंदा खा गई है, और ये खा गई है गरीब को, 10 करोड़ को, 12 करोड़ को, 14 करोड़ को। अगर आपको बेटा या मेरी बहन तरस नहीं आ रहा तो फिर मैं क्या कहूँ, आप में काश अपने दादा की खसलात आ जाए तो मामला दुरुस्त हो सकता है। नाजरीन, बजट सिर्फ हुकूमती ऐलानात का नाम नहीं, बल्कि ये हर घर के खर्च और हर शहरी की जिंदगी पर बराह रास्त असर डालता है। अवाम इस वक्त सिर्फ वादे नहीं बल्कि अमली रिलीफ चाहती है। अब देखना यह है कि आने वाले बजट के लिए आसानियां पैदा करता है या महंगाई का बोझ मजीद बढ़ाता है। डॉक्टर इब्राहिम मुगल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ तफसीलन गुफ्तगू की। आपकी भी बड़ी मेहरबानी जी। मैं JD न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मैं मैडम मोहतरमा सिद्रा साहबा का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं बजट पर खुल के बात कर सकूँ। JD न्यूज़, जना का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। नाजरीन, आप क्या सोचते हैं, क्या आने वाला बजट अवाम दोस्त होगा या फिर महंगाई में मजीद इजाफा होगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। इजाजत दीजिए, मैं हूं आपकी होस्ट सिद्रा इमरान। आप देख रहे थे JD न्यूज़ का खसूसी प्रोग्राम अवाम पूछती है। अल्लाह हाफिज।